हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपेयर जीत तैयारी की। आज हम बात करेंगे सीटेट 2021 हिंदी पेडागोजी की। वैसे तो हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन गद्यांश से आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने हिंदी पेडागोजी के टॉप 30 MCQ रखे हैं। तो वीडियो को मिस ना करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें और आप पाएंगे कि पहले से अब आप बेहतर हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं। ऑप्शन पहला, नंदिनी को ऐसे ऑप्शन प्रदान करना कि वह स्वयं में सुधार करे। दूसरा ऑप्शन, नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। तीसरा ऑप्शन, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे। चौथा ऑप्शन, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए, यदि कोई विद्यार्थी चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो चाहे वो उच्च स्तर का हो, लिखते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ तो करता ही है। अब ऐसे में शिक्षक की जो जिम्मेदारी बन जाती है वो उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करे कि वह स्वयं उन अशुद्धियों का सुधार करे। ठीक है, हमारा तो सही आंसर हो जाएगा पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियाँ के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है हमारा, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकृत करना। तीसरा ऑप्शन, संदर्भ के अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन, हमारे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयास करना। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर की बात करें, सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है संदर्भ के अनुसार मुहावरे हों या लोकोक्तियाँ हों, उनका प्रयोग करना, उनके अर्थ को समझाना। तो हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, उनको ये बताना है आपको कि व्याकरण शिक्षण को कौन सा पुष्ट कर रहा है। पहला है हमारा, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। दूसरा है, घर घर पुनरुक्त शब्द योग में दिए गए शब्द समूह में ऐसे शब्द चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। चौथा ऑप्शन है, घर घर आप की ही चर्चा है, बाद में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर का पता लग रहा होगा कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो इसके सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखिए, घर घर आपकी ही चर्चा है, इस वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। अब इस पुनरावृत्ति से वाक्य का आशय पर प्रभाव पड़ता है, जिसका बोध हमें व्याकरणिक ज्ञान से संभव है। अतः वाक्य का
विषय व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? इन ऑप्शन में से बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन की बात करें कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। दूसरा ऑप्शन है भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास। तीसरा ऑप्शन है समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश। चौथा ऑप्शन भाषा की विविधताओं को समेटने वाले पाठ। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके सही आंसर की बात करें, आंसर सही हो जाएगा सी आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय जो समस्त व्याकरण बिंदु होते हैं ना, उनका समावेश करना ही सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, बाकी ये हमारे सब सही हैं। समृद्ध हिंदी साहित्य का छटा प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास, भाषा की विविधताओं को समेटने वाले पाठ, ये सभी सही है। इसमें हमारा कम महत्वपूर्ण हो जाएगा, वो हो जाएगा समस्त व्याकरण बिंदु का समावेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो कवि और कविता बोध। दूसरे ऑप्शन की बात करें साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। तीसरा ऑप्शन है हमारा साहित्य भूत और छंद बोध। और चौथा ऑप्शन है हमारा भाषा भूत और साहित्य भूत। बताएंगे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का जो आत्मविश्वास विकसित करने का तरीका है, भाषा बोध और साहित्य बोध का होना अति आवश्यक है। और यहाँ पर मिस्टेक है, और ये बोध भूत हो गया है, यहाँ पर भूत नहीं बोध होगा। ठीक है, तुम बात कर रहे थे। देखिए, अगर किसी आलोचक हो, समालोचक हो को भाषा तथा साहित्य का ज्ञान नहीं है तो वह किसी रचना के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। तो इसलिए रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो हमें क्या चाहिए, तुमको चाहिए भाषा का बोध होना चाहिए और साहित्य का बोध होना चाहिए। यहाँ पर ये भूत हो गया है तो सही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बोध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भाषा का बोध और साहित्य का बोध। ये भूत नहीं है, बोध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं आपको, तो बहुत ध्यान से करेंगे। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। पहला ऑप्शन है पढ़ने में रुचि जगाना, भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। दूसरा ऑप्शन है पढ़ने में रुचि जगाना और सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। तीसरा ऑप्शन है भाषा ज्ञान बढ़ाना और साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है हमारा भाषा ज्ञान बढ़ाना और सामान्य ज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताएंगे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री बच्चों में पढ़ने में रुचि जगाना और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए आवश्यक है। अतिरिक्त पठन सामग्री के माध्यम से बच्चों में शिक्षा के प्रति क्या करते हैं, रुचि पैदा कर लेते हैं।
जिससे उनका शिक्षा के प्रति क्या हो जाता है, लगाव पैदा हो जाता है और वो अच्छी तरीके से अध्ययन करने लगते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताएंगे सभी भाई बहन। पहला ऑप्शन है हमारा भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। दूसरा ऑप्शन है भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना। तीसरा ऑप्शन है हमारा भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। और चौथा ऑप्शन है हमारा साहित्य विद्याओं को रचना करना। देखिए ये जो शब्द होते हैं ना, आपको तीसरे ऑप्शन में दिख रहा हो कंठस्थ, ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, कंठस्थ का आ जाए, रटना आ जाए, मारना आ जाए, पीटना आ जाए, ऐसे शब्दों को हमें टिक नहीं करना है। ये नेगेटिव होते हैं, इनको तो गुणा ही लगा देना है। ठीक है, क्योंकि NCF 2005 इन सभी चीज़ों की अनुमति नहीं देता है। अब इसके सही आंसर की बात अगर हम करें तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझाना। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी में क्या होता है, भाषा का उचित और नियमबद्ध तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाता है। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के अंदर, बच्चे के अंदर क्या किया जाता है, भाषा का उचित और नियमबद्ध तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसे जानकारी दी जाती है। ठीक है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। अगर वो भाषा की प्रकृति को बच्चा पहचान गया तो जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा विभिन्न कार्य, यहाँ कार्य नहीं कार्य होगा, मिस्टेक है यहाँ पर, कार्य है यहाँ पे, कार्य। ठीक है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य क्या है, ये प्रयुक्त से क्या तात्पर्य है, विभिन्न भाषा उदाहरण। दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट भाषा प्रयोग। तीसरा ऑप्शन है भाषा के नियम। चौथा ऑप्शन है शब्दों की व्युत्पत्ति। बताएंगे सब लोग भाई बहन कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त एक विशिष्ट नियम का प्रयोग विधि का सूत्र या ट्रिक होती है, जिससे विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विद्यार्थी परिचित कराए जाते हैं ताकि वे भाषा के विभिन्न नियमों को सीख सकें। तो कौन सा हमारा इसमें सही हो जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये नहीं परीक्षा में बहुत ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि हम जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते और नहीं देखते नहीं, और हमारा क्वेश्चन आते हुए भी हमसे गलत हो जाता है। तो नहीं पे बहुत ध्यान रखना है। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है व्याकरण विधि, दूसरा सूत्र विधि, तीसरा अनुवाद विधि और चौथा प्रत्यक्ष विधि।
कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे सभी भाई बहन। तो इसका सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रत्यक्ष विधि। देखिए, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, जबकि व्याकरण विधि, सूत्र विधि और अनुवाद विधि को भाषा शिक्षण की विधि में मातृभाषा के मध्यस्थ रखा जाता है। ठीक है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। तो मातृभाषा को किस किस में मध्यस्थ रखते हैं, व्याकरण विधि, सूत्र विधि और अनुवाद विधि में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भाषा शिक्षण के संदर्भ में? पहला ऑप्शन है हमारा पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करे। दूसरा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करे। तीसरा ऑप्शन, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करे। चौथा, परीक्षा का आयोजन करें। भाषा शिक्षण में, भाषा शिक्षण के संदर्भ शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा, बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? तो सही आंसर की बात करें इसमें हमारा हो जाएगा बी। देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए भाषा प्रयोग के अधिक अवसर विद्यार्थी को प्रदान करना होता है। पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना, ये तो सभी भाषा शिक्षण के संदर्भ मात्र सहायक क्रियाएं होती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है भाषा के अधिक से अधिक विद्यार्थी को अवसर दिए जाएं, उसे इन्वॉल्व किया जाए उन चीज़ों में, तब उसके अंदर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सतत आकलन का उद्देश्य जानना है। सतत आकलन का उद्देश्य जानना है। सतत आकलन का उद्देश्य क्या है? पहला, बच्चे कैसे सीखते हैं। दूसरा, बच्चे क्यों नहीं सीखते। तीसरा, बच्चों ने कितना सीखा है। चौथा, बच्चों ने क्या सीखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। बताएंगे सभी भाई कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा? तो सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। सतत आकलन का उद्देश्य क्या है? सतत आकलन का उद्देश्य होता है बच्चे ने कितना सीखा है। देखिए, कक्षा अधिगम तथा शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य सामग्री का बच्चा कितना सीख रहा है, यह इम्पोर्टेंट होता है। कक्षा अधिगम, अधिगम मीन्स अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग। कक्षा अधिगम शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री का बच्चा ने कितना सीखा है, इम्पोर्टेंट ये होता है। तो सतत आकलन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चा कैसे सीखता है, इम्पोर्टेंट ये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को इनमें से ऑप्शन है बताने आपको, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। जब शिक्षिका पूछती है, क्या पूछती है कि हम भी सफल होंगे, एक वो सेंटेंस देती है और फिर पूछती है इसमें जो भी है ना, इस भी लगने से अर्थ में क्या अंतर पड़ रहा है। अब बताइए, शिक्षिका बच्चों को क्या समझाने की कोशिश कर रही है, उनमें क्या पकड़ने की कोशिश कर रही है? हमारे ऑप्शन है अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, या परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। बताएंगे सभी भाई बहन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
तो हमारे राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब कोई शिक्षक हो चाहे शिक्षिका हो किसी वाक्य में, अब इसी को हम ले लेते हैं, जब शिक्षिका किसी वाक्य में भी, ही जैसे अनेक निपात शब्दों के बारे में अर्थ अंतर करने को कहती है तो वह भाषा की क्या पकड़ने की कोशिश कर रही है? बारीकियाँ। बच्चों को भाषा की बारीकियाँ सिखाना चाहती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है ये बताना है। हमारे ऑप्शन है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशल का ज्ञान। 14 ऑप्शन है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम महत्वपूर्ण, दूर से ही देखने से पता लग रहा होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, संवैधानिक कहाँ से इसमें आ गया है? हिंदी में संवैधानिक मूल कहाँ से आ गया? बाकी हमारे सब ठीक हो जाएंगे। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियम की जानकारी, भाषा कौशल का ज्ञान, ये हमारे सबसे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियम की जानकारी, भाषा कौशल का ज्ञान, ये सब महत्वपूर्ण है। संवैधानिक मूल ये कहाँ से आ गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में सास्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में सास्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? हमारा पहला ऑप्शन है आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन संस्मरण, तीसरा ऑप्शन एकांकी और 14 ऑप्शन जीवनी। बताएंगे सभी लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। और सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। देखिए, साहित्य में एकांकी विद्या के शिक्षण में सास्वर पठन सबसे ज़्यादा अपेक्षित है। क्यों? क्योंकि एकांकी में कई पात्र होते हैं और प्रत्येक पात्र का भिन्न भिन्न किरदार होता है। उन किरदारों को सास्वर पठन विधि द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? ये प्रश्न दिए गए हैं प्राथमिक स्तर में हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति को परखने के लिए। बताएंगे कौन सा हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहला ऑप्शन है लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। दूसरा, आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे के वाक्य में प्रयोग बताइए। तीसरा, सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया। 14 ऑप्शन, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। बताएंगे सभी भाई बहन हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर की बात करें हमारा हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में विद्यार्थी की अभिव्यक्ति को परखने के लिए आप लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रयोग से विद्यार्थी की भाषा पर क्या होती है? पकड़ बनती है। ठीक है, तो ये क्या है? आँखों पर पर्दा पड़ना, ये क्या है? मुहावरा है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप क्या करेंगे? मुहावरों का प्रयोग कराएंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है, इनमें से क्या जरूरी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद इनमें से क्या जरूरी है? प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें। दूसरा ऑप्शन, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें। तीसरा ऑप्शन, विपरीत भाव की कहानियाँ कविता लिख सकें। चौथा ऑप्शन, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। बताइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद क्या जरूरी है? तो हमारे राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद क्या ज़रूरी है? बच्चा उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। यदि वे ऐसा कर सकेंगे तो ये माना जाएगा कि अधिगम हुआ है। अधिगम का मतलब अध्ययन, सीखा है, लर्निंग की है। ठीक है। कहानी कविता को पढ़ने के बाद क्या ज़रूरी होता है? उन्हें अपने अनुभव संसार से बच्चा जोड़ पा रहा है कि नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत कर रहे हैं प्लेटो? हमारे ऑप्शन है, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। तीसरा ऑप्शन, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। चौथा ऑप्शन, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। बताएंगे सब लोग कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है हमारा ए। कौन सा हो जाएगा? ए। देखिए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, क्योंकि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। यही सच है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ, भाषा की कक्षा में कहानियाँ, पहला ऑप्शन मनोरंजन का साधन है। दूसरा ऑप्शन पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। तीसरा ऑप्शन विभिन्न प्रकार की भाषा की संरचनाएं चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होती हैं। चौथा ऑप्शन भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। देखिए जी, केवल एकमात्र ये क्या होते हैं? रटना मिल जाए, कंठस्थ मिल जाए, एकमात्र, केवल, ये सब नेगेटिव होते हैं। इन्हें तो हमें देख के ही गलत कर देना चाहिए। ठीक है, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। देखिए, भाषा की कक्षा में कहानियाँ विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होती हैं, क्योंकि कहानियाँ हमें वास्तविक जीवन के विकास के साथ साथ भाषाई संरचना का भी विकास कराती हैं। ठीक है, अब इनके ही माध्यम से तो अमूर्त चिंतन शक्ति का विकास होता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है भाई, मूर्त वो है जिसे हम छू सकें, अमूर्त वो है जिसे हम छू ना सकें। तो वह है चिंतन जिसे हम छू ना सकें। तो कहानियों से क्या होता है, बच्चे के अंदर इमेजिन करने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से देखें तो अन्य विषय होते हैं ना, उनकी कक्षाओं में मौजूद रहता है। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कह रहा भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया ये केवल नेगेटिव होता है, देखते ही काट दीजिए। बताएंगे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा सभी भाई बहन। तो इसके राइट आंसर की बात करें कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो सही कौन है, सही है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद है। सही बात है। अब जैसे विज्ञान पढ़ रहा है बच्चा, मैथ पढ़ रहा है, बिना भाषा के कुछ भी विषय पढ़ सकता है क्या, नहीं पढ़ सकता। अगर हिंदी मीडियम है तो मैथ पढ़ रहा है तो वो भी हिंदी में होगा, तो भाषा वहाँ भी तो सीख रहा है। तो वही कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ में यह राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा, एक ही बात है, 2005 के अनुसार सही कथन कौन है, बी। कौन सा हमारा हो जाएगा, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताएंगे भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। तीसरा ऑप्शन है कि पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध ही नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं, अंतः संबंधित। अब यहाँ पे सही ही बताना है, तो बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा, डी। देखिए भाषा कौशल के संदर्भ में सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, यही बात सही है। क्योंकि भाषा के दो स्वरूप हैं। भाषा के कितने स्वरूप हैं सभी भाई बहन बताएंगे। पहला कौन सा है, मौखिक। पहला है हमारा मौखिक। तो पहला कौन सा है हमारा, पहला है हमारा मौखिक। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है लिखित। अरे मौखिक का मतलब क्या, मुंह से जो हम बोलते हैं, और लिखित जो लिखते हैं। तो भाषा के कितने स्वरूप होते हैं। तो अब मौखिक भाषा में क्या आ जाता है, बोलना, सुनना, ठीक है। मौखिक में बोलना, सुनना तथा लिखित वो भाषा, और लिखित भाषा पढ़ना और लिखने की कोशिश संबंधित है। बोलने के अंतर वो मौखिक भाषा में हमारी बोलना, सुनना ये कौशल आ जाते हैं। मौखिक भाषा में बोलना, सुनना ये कौशल हैं। और जो हमारी दूसरी थी लिखित, लिखित में क्या आ जाता है, लिखित में आ जाता है लिखना और पढ़ना, ठीक है। तो क्या स्पष्ट हो रहा है इस चीज़ से, इस चीज़ से स्पष्ट हो रहा है कि पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना ये सब अंतः संबंधित हैं, ठीक है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि प्राथमिक
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं में समावेश का मुख्य उद्देश्य है। क्या होगा बताएंगे सभी लोग, सभी भाई बहन बताएंगे इसका सही आंसर। पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों को सभी प्रकार के साहित्यिक विद्याओं में पारंगत करना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विद्याओं की भाषाई रचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि विभिन्न साहित्यिक विद्याओं के प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीधी बातों का निर्वाह करना। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो सही आंसर की बात करें कौन सा हो जाएगा, बी। राइट आंसर हमारा है बी। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विद्याओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर मिले बच्चे को। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पे आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। अब रश्मि का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा में कुछ अलग माहौल देना चाह रही है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना चाह रही है। तीसरा ऑप्शन है कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना चाहती है। और चौथा ऑप्शन है हमारा कि अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीधी बातों का निर्वाह करना चाहती है। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। रश्मि का कक्षा को बाहर मैदान में ले जाने का क्या तात्पर्य है। पर्यावरण पे आधारित कविता पाठ के कार्य का उद्देश्य मैदान प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य संबंध स्थापित करते हुए कविता को समझाने की कोशिश कर रही है रश्मि। तो जिस प्रकार का पाठ्यक्रम है उसी माहौल में रश्मि ने बच्चों को ले जाकर रख दिया। अब वो बहुत ही जल्दी उस माहौल से सामंजस्य बैठा के जो विषय वस्तु है उससे संबंध जोड़ के बहुत जल्दी सीख लेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका होता है शिक्षण करने का और बच्चे को सिखाने का। तो हमारा बस सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होने चाहिए। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों को सहेज कर रखना। तीसरा ऑप्शन है आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। चौथा ऑप्शन है हमारा आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर की बात करें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए भाषा में आकलन करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सोपान मतलब बिंदु क्या है। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। आगे ऑप्शन है ए जटिल समस्या उत्पन्न करना है। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का अगर हम शिक्षण करेंगे तो इनमें से कौन सा होगा, जटिल समस्याएं उत्पन्न होंगी। दूसरा, अनेक भाषाओं के शिक्षकों की रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार होगा।
14 ऑप्शन है व्यवहारिक नहीं है। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। देखिए विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ है, ये नेगेटिव चीज़ नहीं है कि विद्यालय में एक से अधिक भाषा का शिक्षण नहीं होना चाहिए। बच्चा एक से ज़्यादा भाषा सीखे, ये NCF 2005 कहता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, पहला ऑप्शन मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। दूसरा, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तीसरा, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। 14 ऑप्शन, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। बताएंगे सभी भाई बहन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। भाषा शिक्षण का प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करना है। प्रत्यक्ष विधि में, प्रत्यक्ष विधि क्या? फेस टू फेस भाषा सिखाना। तो उसमें क्या? भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करना है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। पहला ऑप्शन, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। दूसरा, श्रुतुलेख। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। चौथा, इकाई परीक्षा देना। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर की बात करें, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। इससे क्या होगा? इससे बच्चे के अंदर क्या होगा? भाषा में रचनात्मक आकलन होगा। क्या होगा? रचनात्मक आकलन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आपके इस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। किसे उचित मानते हैं? ये 4 ऑप्शन इनमें से किसे उचित मानते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है कि विशेषण के कितने और कौन से भेद होते हैं। देखो समझने की करें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र, हिंदी भाषा का क्या है? प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें आपके किस प्रश्न को सबसे ज़्यादा उचित माना जाएगा? इनमें से कौन सा ऐसा प्रश्न होगा जो बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का आकलन कर लेगा, वो ये पूछ रहा है। क्वेश्चन के तह तक जाने की कोशिश किया करें, आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं तो हम जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन सा क्वेश्चन होगा जिससे उसकी भाषा का अच्छा से अच्छा आकलन हो जाए। विशेषण के कितने और कौन से भेद होते हैं ये पूछने पर। प्रतियों की परिभाषा लिखवाने पर। तीसरा है सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यह पूछने पर। और चौथा है कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। मतलब बच्चे से पूछा जा रहा है कि बारिश संबंधी अनुभव लिखिए। बताएंगे, दूर से देख के ही पता लग रहा होगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा टी। देखिए हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया। अब आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए, ये सबसे उचित प्रश्न होगा। क्यों?
क्योंकि ऐसा करने से बच्चे का प्रकृति के लिए लगाव तथा अपने वातावरण के संबंध में जानकारी हासिल कर सकेगा। साथ में और क्या कर सकेगा, मौलिक अनुभव की अभिव्यक्ति दे सकेगा। मौलिक अभिव्यक्ति का उसे अवसर मिलेगा देने का, जो भाषा विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। समझ गए भाई? जब बच्चे से हम बताया जाता है कि अपना विचार बताइए, तो इसमें अब उसकी मौलिक अभिव्यक्ति वो दे सकता है। तो इसमें भाषा का बहुत ही डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और कह रहा है कि चोम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चोम्स्की एक मनोवैज्ञानिक थे और उनके अनुसार बच्चा भाषा कैसे सीखता है? भाषाई समाज, दूसरा ऑप्शन भाषा अर्जन क्षमता, तीसरा भाषा आकलन क्षमता, चौथा व्याकरण नियम की जानकारी से। देखिए ये व्याकरण नियम कंठस्थ ये कहीं देखने को मिल जाए, ये निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। कंठस्थ, नियम, व्याकरण, कायदा, अनुशासन, सब क्या है? निगेटिव चीज़ें। इस क्वेश्चन की अगर हम सही बात करें तो क्या है? बी। देखिए चोम्स्की कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है। क्या होती है? भाषा अर्जन करने की क्षमता बच्चा जन्म जो लेता है, जन्म के साथ लेकर ही पैदा होता है। चोम्स्की ये कहते हैं हर बच्चा भाषा अर्जन की क्षमता जो है जन्म के साथ लेकर ही आता है। इनका कहना ये है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा भी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण में अनुवाद है। पहला ऑप्शन मानक भाषा पर बल, दूसरा समग्रतावादी दृष्टिकोण, तीसरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, और चौथा है वर्तनी संबंधी गृहकार। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए भाषा शिक्षण के में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण होना। क्यों? देखिए समग्रतावादी दृष्टिकोण से यहाँ से क्या है? समग्र विकास। क्या है? समग्र विकास। शिक्षण में बालक का जब समग्र या संपूर्ण विकास होना ही समग्रता होती है। समग्रतावादी क्या मतलब है? शिक्षण में बच्चे का संपूर्ण विकास होना ही अनिवार्य होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय आपको एक चीज़ दिख रही है, विशेष आवश्यकता वाले। ये विशेष आवश्यकता से क्या मतलब है? देखिए कुछ बच्चे विशेष होते हैं। देखिए मंद बुद्धि वाला भी बच्चा भी विशेष है, विकलांग भी विशेष है, और जो तीव्र बुद्धि का बच्चा है वो भी विशेष है। तो दोनों विशेष होते हैं और नॉर्मल तो नॉर्मल ही होता है। तो वही पूछ रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की भाषा का आकलन करते समय, और अधिकतर जो विशेष शब्द आता है वो जो कम बुद्धि के हों, विकलांग हों, उनके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। पहला ऑप्शन है उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। दूसरा है उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। चौथा है उनके प्रति दया भाव।
ये जो दया भाव है ना, ये भी नेगेटिव है। हीन भावना, दया भाव, ये दोनों नेगेटिव हैं विशेष बच्चों के लिए, याद रखना। इसके वजह सही आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया ऐसे करने से उनमें कुंठा की भावना नहीं आती। उन्हें प्रोत्साहित करने से वो सीखते हैं। कोई विशेष बच्चा है, कोई विकलांग है, कोई कमज़ोर है मानसिक रूप से, हम उनसे विहीन भावना रखें, उनसे अलग व्यवहार करें तो उनके अंदर कुंठनपन आ जाता है, हीन भावना आने लगती है उनके अंदर से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। NCF 2005 इसके लिए मना करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।